हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज का लेक्चर हमारा रहने वाला है आपके फार्माकोलॉजी के रिगार्डिंग। अगर आप फोर्थ सेम में हो और आपके फार्माकोलॉजी का एग्ज़ाम आ गया है नज़दीक, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। मैं दिग्विजय सिसोदिया आपको ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आपकी फार्माकोलॉजी की सारी टेंशन दूर हो जाएगी। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के हम शुरू करते हैं हमारा लेक्चर को। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि फार्माकोलॉजी के अंदर आपको किसी भी क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे उसके अंदर आंसर राइटिंग करनी है हमको, कैसे उस आंसर को इन्हेंस करना है, वो सब आपको मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले एक बात याद रखनी है, कभी भी फार्मा में पेपर पढ़ने से मतलब नहीं होता है। आपको फार्मा में आंसर लिखना है, इफ़ेक्टिव लिखना होता है, पेपर नहीं भरना होता है। ऐसे राइटिंग करोगे, निबंध लिखोगे तो आपके उल्टा नंबर कट जाएंगे। इसलिए आपको क्या करना है, पॉइंट वाइज लिखना है, फ्लो चार्ट का यूज़ करना है, डायग्राम, स्ट्रक्चर, इन सभी का आपको यूज़ करना है, तभी आपके स्कोर जो है इंक्रीज़ होंगे। यहाँ पे मैंने गोल्डन रूल्स लिखा है कि राइट लेस बट राइट स्मार्ट, यानी कि कम लिखो बट इफेक्टिव लिखना है आपको। ठीक है, हेडिंग्स का यूज़ करना है आपको, क्लासिफिकेशंस का यूज़ करना है, फ्लो चार्ट बनाना है, टेबल्स बनानी है एंड एग्जांपल्स लिखने हैं। इन सब से आपका क्या है कि आंसर इनहेंस होगा एंड जो एग्जामिनर होगा उसको भी पढ़ने में आसानी रहेंगी, जिससे आपके नंबर वो अच्छे खासे देगा। ठीक है बच्चों, अब ये जो पीडीएफ है, इस लेक्चर में मैं आपको एवरी आंसर्स के बारे में बताऊंगा कि लॉन्ग आंसर को कैसे अटेम्प्ट करना है, शॉर्ट आंसर को कैसे करना है, वो सब मैं आपको इस पीडीएफ के अंदर बताऊंगा। फर्स्ट, हाउ टू राइट अ लॉन्ग आंसर, यानी कि 10 से 15 मार्क्स का जो आपके क्वेश्चंस आता है फार्माकोलॉजी में, सबसे बड़ा वाला, उसको कैसे अटेम्प्ट करना है। तो उसके लिए आपको ये 8-10 पॉइंट याद रखने हैं। इन 8-10 हेडिंग्स को आपको रट लेना है और इसी सीक्वेंस में आपको हर आंसर को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, यानी कि सबसे पहले आपको जैसे भी कोई ड्रग के बारे में पूछ लिया कि आपको नसेट्स एनसेट्स जो है आपके नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, उनके बारे में आपको क्वेश्चंस पूछ लिया 10 से 15 मार्क्स का, तो आप उसको आप कैसे अटेम्प्ट करोगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एनसेट्स की डेफिनेशन लिख लेनी है कि एनसेट क्या होता है। देन आप उसके क्लासिफिकेशंस लिख लोगे। इन्फ्लामेटरी अगर पूछ लिया गया है आपको या एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग पूछ लिया गया है, तो आप उसको क्लासिफाई करोगे, उसकी क्लासिफिकेशंस लिखोगे। देन आप उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस लिखोगे। ठीक है, याद रहे कि क्लासिफिकेशन जब भी आप लिखो तो आप उसको फ्लो चार्ट के रूप में लिखो या टेबल फॉर्म में लिखो, ऐसे लाइन टू लाइन नहीं लिखना है आपको। ठीक है, देन मैकेनिज्म जो एक्शन होता है, MOA मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उसको भी आपको फ्लो चार्ट के रूप में ही लिखना है, एरो एरो बना के लिखना है आपको। ठीक है, देन आप फोर्थ नंबर पे आप लिख सकते हो कि फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है उस ड्रग्स का। ठीक है, उसके अंदर आप 4 से 6 पॉइंट लिख सकते हो कि वो ड्रग क्या क्या काम करेगी बॉडी के अंदर, उसका एक्शंस क्या क्या रहेगा। देन उसका थेरेपेटिक यूज़ क्या है वो आपको लिख देना है। देन सिक्स्थ आप लिख सकते हो कि एडवर्स इफेक्ट, वो ड्रग लेने के बाद आपके बॉडी के अंदर क्या क्या साइड इफेक्ट्स आएंगे, वो सब आप लिख सकते हो। देन आप लिख सकते हो सेवन्थ नंबर पे कि कॉन्ट्राइंडिकेशंस, किस किस को वो ड्रग नहीं देनी है, वो सब आप लिख सकते हो। ठीक है, देन लास्ट आप लिख सकते हो नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा नंबर कवर करती है आपके, तो इसको आपको अच्छे से लिखना है। इसके लिए मैं आपको 3 पॉइंट बता देता हूँ कि आपको नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी 3 पॉइंट में लिखनी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, बिफोर एडमिनिस्टर दी ड्रग, देन ड्यूरिंग एडमिनिस्टर दी ड्रग, देन आफ्टर एडमिनिस्टर दी ड्रग। मतलब क्या है कि आपको ड्रग देने के पहले आपको क्या क्या नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो करनी है, ड्रग देने के बाद क्या क्या नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो करनी है, तो वो सब आपको लिखना है नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर। ठीक है, देन आप एक अलग से लास्ट में हेडिंग और डाल सकते हो कि एजुकेशंस, हेल्थ एजुकेशंस करके हेडिंग डाल सकते हो आप, जिससे थोड़ा आंसर आपके और इन्हेंस हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात और रहती है, बच्चों को प्रॉब्लम रहती है कि इतने सारे पॉइंट कैसे याद करेंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है। मैं कहता हूँ आप बस 3 पॉइंट याद कीजिए हर ड्रग्स के, बाकी आपको एवरी क्वेश्चंस के लिए कॉमन कॉमन याद कर लेना है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि डेफिनेशन आ गई, डेफिनेशन आप, मैं कहता हूँ हर ड्रग्स की एक बार पढ़ लीजिए, आपको याद हो जाएगी, ईजी होती है। क्लासिफिकेशन जो है थोड़ा सा टफ रहता है, तो क्लासिफिकेशन आप लिख लिख के एक बार हर ड्रग का याद कर दीजिए, और हर ड्रग की सॉरी हर क्लासिफिकेशन में आप है ना 2 से 3 एग्जांपल्स याद कर लीजिए। ठीक है, तो मेन आपको क्लासिफिकेशन ही याद करना होता है। देन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन,
ये दोनों चीज़ थोड़ी टफ रहती है फार्मा के अंदर, बस ये 2 चीज़ याद कर लो आप, क्लासिफिकेशन एंड एमओए, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, बाकी आपको कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका एडवर्स इफेक्ट है, साइड इफेक्ट है, कॉन्ट्राइंडिकेशंस है, नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हर ड्रग्स के लिए कॉमन ही रहती है। मैं हर सिस्टम या हर चैप्टर की आपको कॉमन रेस्पॉन्सिबिलिटी, कॉमन एडवर्स इफेक्ट, साइड इफेक्ट्स, वो सब आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा। आप यूट्यूब पे मेरे जो चैनल है उसके डिस्क्रिप्शन में जाइए, अबाउट वाले सेक्शन में, देन टेलीग्राम चैनल पे क्लिक कीजिए, वहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा ये सब कॉमन कॉमन, ठीक है। बाकी इसके अंदर आपको सिर्फ 3 चीज़ याद करनी है, डेफिनेशन पढ़ लेनी है, क्लासिफिकेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपने, नेक्स्ट द ड्रग आंसर मास्टर फार्मूला, कि ड्रग आंसर, ड्रग का अगर क्वेश्चन आ जाए तो उसका कैसे लिखना है आंसर। वो मैंने आपको प्रीवियसली बताया कि 10 से 15 मार्क्स में हमने क्या किया था कि पहले डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, एमओए, ऐसे ऐसे करके हमने कुछ 8 एक पॉइंट लिखे थे, 8 9 पॉइंट, वो फ्लो चार्ट बना के हमको लिखना है उसके अंदर आंसर, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या लिखना है वो भी मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन कर लिया है, बट अगर आपको इसमें भी प्रॉब्लम आ रही है कि एमओए कैसे लिखना है, तो वो मैं आपको अलग से नीचे एक्सप्लेन कर दूंगा कि एमओए आप हर ड्रग्स का कैसे लिख सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये आ गया है कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का फ्लो चार्ट के रूप में हम कैसे लिख सकते हैं। एमओए को हम क्या करते हैं कि डिवाइड कर देते हैं फ्लो चार्ट में। सबसे पहले जब भी एमओए हम लिख रहे हैं तो याद रखना है कि ड्रग का नाम सबसे पहले लिख देना है। जैसे कि यहाँ पे हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है मॉर्फिन, ड्रग का नाम आ गया मॉर्फिन। मॉर्फिन, देन हम क्या कर रहे हैं, पहले एक बार थोड़ा सा इसका ट्रिक बता देता हूँ कि सबसे पहले हमको ड्रग लिखना है, ड्रग के बाद में हम उसको, ड्रग कहाँ पे टारगेट करेगी, कौन से रिसेप्टर पे जाएगी, कौन सा एंजाइम पे जाएंगी, वो कहाँ टारगेट करेगी, उसका नाम लिख देना है। देन उसका मैकेनिज्म क्या रहेगा ड्रग का, वो लिखना है। देन हम लिखेंगे मैके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, वो ड्रग का क्या इफेक्ट रहेगा। देन लास्ट में हम लिखेंगे उसका थेरेपेटिक इफेक्ट। इसी चार्ट को हमको फॉलो करना है एवरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में, एवरी ड्रग के एमओए हम इसी तरीके से लिखेंगे। अब एग्जांपल से समझते हैं कि हमारे पास आ गई है मॉर्फिन ड्रग। मॉर्फिन ड्रग जो है वो सीधा जाती है ओपियोइड रिसेप्टर के ऊपर, ओपियोइड रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करके वो क्या करती है, पेन के ट्रांसमिशन को डिक्रीज कर देती है। पेन ट्रांसमिशन डिक्रीज होने से हमारे पास थेरेपेटिक इफेक्ट क्या आता है कि एनाल्जेसिया हो जाता है। एनाल्जेसिया क्या होता है, एनाल्जेसिया का मतलब होता है कि जो पेशेंट होता है उसका पेन सेंसेशन नहीं होता है, उस पेशेंट को पेन फील नहीं होता है, दर्द महसूस नहीं होता है, ठीक है। तो ये एक प्रकार से एमओए बन गया हमारा। अब यहाँ पे मैंने कैसे आड़ा करके लिखा है, आपको आड़ा नहीं लिख के सीधा लिखना है, वर्टिकली लिखना है, ठीक है। एक और एग्जांपल देख सकते हैं हम लूप डायूरेटिक्स का। लूप डायूरेटिक्स में देखिए कि ड्रग्स कौन सी है, फ्यूरसामाइड। फ्यूरसामाइड जो है वो लूप ऑफ हेनले पे जाके बाइंड करेंगी। वहाँ पे बाइंड करने के बाद में वो क्या करेगी काम, कि सोडियम एंड Cl- इनके एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस करेंगे, Na+ एंड Cl- के एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस करेंगे, जिससे क्या होगा कि अपना थेरेपेटिक इफेक्ट निकल के आएगा कि यूरिन आउटपुट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से हमारा एमओए होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की तरफ, कि क्लासिफिकेशन कैसे लिखना है किसी भी ड्रग्स का। तो क्लासिफिकेशन के लिए मैं बता दूं आपको कि आपको या तो फ्लो चार्ट का यूज़ करना है या फिर टेबल, टेबल फॉर्म में लिख सकते हो आप। बट ये बात याद रखना है कि क्लासिफिकेशन किसी भी ड्रग का क्लास याद रखते हो आप, तो क्लास के साथ उसके 1 से 2 एग्जाम्पल तो आपको मिनिमम लिखने ही होते हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ ज़्यादा लिख सको तो ज़्यादा लिख दो, बट 1 से 2 मिनिमम आपको लिखना ही है। यहाँ पे एग्जाम्पल से आपको समझा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे एक ड्रग है लूप, सॉरी क्लास है कि लूप डायूरेटिक्स। लूप डायूरेटिक्स जो क्लास है उसके अंदर 2 ड्रग्स आती है, फ्यूरसामाइड एंड बुमेटेनाइड, ठीक है। ऑस्मोटिक के अंदर हमारे आ जाती है मैनिटॉल आ जाती है, ठीक है। तो ये कुछ क्लास है एंड क्लास की वापस ड्रग्स के एग्जांपल्स भी दे रखे हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको क्लासिफिकेशन लिखना होता है। सबसे पहले उसकी क्लास लिख दीजिए एंड उस क्लास के अंदर आपको 2 से 3 एग्जांपल्स लिख देने होते हैं, ठीक है। अब आप चाहो तो क्लासिफिकेशन को भी आप फ्लो चार्ट के रूप में लिख सकते हो। फ्लो चार्ट के अंदर कैसे लिखना है आपको, कि जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल आ गया डायूरेटिक। अब डायूरेटिक के आपको मेजर क्लास लिख देनी है कि कौन सी डायूरेटिक है। अब फिर उसके वापस आपको एग्जांपल लिख देने हैं। तो कुछ इस तरीके से आप उसको और भी ज़्यादा इन्हेंस करके फ्लो चार्ट में लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं फार्माकोकाइनेटिक।
फार्माकोकाइनेटिक किसी भी ड्रग का कैसे लिखना होता है, तो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ कि सबसे पहले आपको फार्माकोकाइनेटिक बीच में लिख देना है। देन उसके चारों तरफ आपको एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रिएशन लिख देना है। ठीक है बच्चों, इससे क्या आपका एक पेज पूरा भर जाएगा। फिर आपको इनके अंदर थोड़ा से छोटे छोटे 2-3 पॉइंट लिख देना है कि एब्जॉर्प्शन के अंदर क्या लिखना है कि ड्रग कैसे एब्जॉर्ब कर रही है, डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मतलब वो ड्रग कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है बॉडी के अंदर, मेटाबॉलिज्म के अंदर ही आपको लिख देना है कि लीवर के अंदर वो कैसे मेटाबॉलाइज हो रही है। देन एक्सक्रीशन तो कॉमन ही रहता है कि भाई लगभग वो स्वेट या यूरिन किडनी के थ्रू एक्सक्रीट होती रहती है। ठीक है, तो वो सब आपको फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर लिख देना है। यहाँ पे मैंने थोड़ा और एक्सप्लेन कर रहा है कि क्या एक्सप्लेन कर रखा है कि आप एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रेशन को कैसे लिख सकते हो। कुछ की पॉइंट्स लिख रखे हैं। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं हमारा लास्ट पॉइंट जो कि नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी है। किसी भी क्वेश्चंस के लास्ट में ये आपको लिखना पड़ता है। ये आपके सबसे ज़्यादा नंबर देके जाता है आपको क्वेश्चंस के अंदर। तो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखने की क्या ट्रिक रहती है कि आपको हर ड्रग्स का बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन, ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन आपको नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखनी होती है। लाइक यहाँ पे मैंने एग्जांपल सेट कर रखा है कि जैसे बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन हम क्या क्या करेंगे, उसके वाइटल चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे पेशेंट राइट है कि नहीं, उसकी मेडिकेशंस ऑर्डर्स को हम वेरीफाई करेंगे कि उसके कितनी डोज दे रखी है, कौन से रूट से देनी है, वो सब हम वेरीफाई करेंगे। उसके एलर्जिक रिएक्शंस को देखेंगे कि उस ड्रग से उस पेशेंट को एलर्जी तो नहीं है। ठीक है, ड्यूरिंग एडमिशन हम उसको मॉनिटर करेंगे, उसकी ड्रग डोज रूट टाइम वगैरह हम सब ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे। ठीक है, मॉनिटर करेंगे उसके एडवर्स इफेक्ट को। ये सब हम नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी में लिख सकते हैं। एंड लास्ट में हम पेशेंट एजुकेशन लिख देते हैं कि भाई उसको पेशेंट को एजुकेट करते हैं कि हम ये ड्रग क्यों उसको दे रहे हैं, उसका पर्पस क्या है, उसको एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्या काम करेगी उस पेशेंट के अंदर ये ड्रग। ठीक है, तो ये सब लिखने के बाद हमारा आंसर जो होता है फिनिश होता है। इसी के साथ मैं आपको कुछ एवरी मार्क्स के अकॉर्डिंग बता देता हूँ कि आपको किस तरीके से लिखना है। कि जैसे 10 से 15 मार्क्स के अंदर तो हमने ऊपर से पूरी रामायण गा ली कि 10 से 15 मार्क्स में आपको ये 8 से 9 पॉइंट लिखने होते हैं। अगर क्वेश्चन 5 मार्क्स का है तो उसके अंदर आप क्या करोगे, तो उसके अंदर आप क्या कर लगोगे बेसिकली कि डेफिनेशन लिख दोगे, देन क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के बाद में आप लिख सकते हो कि उसके थेरेपेटिक यूज़ क्या है। देन आप उसके चाहो तो नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी लिख सकते हो। ठीक है, तो 1-2 पॉइंट उसके अंदर कट जाते हैं 5 मार्क्स के अंदर। फिर 2 से 3 मार्क्स अगर क्वेश्चन है तो उसके अंदर क्या करोगे, तो उसके अंदर आपको बेसिकली डेफिनेशन देन उसके क्लासिफिकेशन लिखने होते हैं। डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन से आपका 2 मार्क्स में काम बन जाता है। देन अगर डिफरेंस पूछ ले तो डिफरेंस में आप याद रखिए कि आपको 5 से 7 पॉइंट लिखने होते हैं, जिससे आपके नंबर अच्छे खासे मिल जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब एक लास्ट मिनट रिवीजन ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। फार्मा के अंदर जब भी आप किताब लेके बैठो तो आपको ये चीज़ ज़रूर करनी है। कोई भी ड्रग्स पढ़ने के बाद आपको हमेशा ये चीज़ याद रखनी है कि खुद से ही पूछना है कि कैन आई डिफाइन द ड्रग्स क्लास इन 2 to 3 लाइन। यानी कि जैसे मैंने कोई ड्रग पढ़ ली, मॉर्फिन पढ़ ली, ऑपोइड्स पढ़ लिया हमने, अब मॉर्फिन के बारे में मैं खुद से ही पूछूंगा कि मैं मॉर्फिन के अंदर एग्ज़ाम आ गया, एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आ गया मॉर्फिन, अब मैं 2 से 3 लाइनें उसके अंदर लिख सकता हूँ कि नहीं। खुद से ही एक बार बिना देख के किताब बंद करके 2 से 3 लाइन मॉर्फिन के बारे में मैंने बोल दी। ठीक है, फिर मैंने उसकी क्लासिफिकेशन देख लिया, खुद से ही बोल दिया क्लासिफिकेशन। ठीक है, ऐसे एक्टिव रिकॉल करना है हमको कुल मिला के। कैन आई ड्रॉ इट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी MOA मैं लिख सकता हूँ क्या बिना देख के। खुद से ही एक बार मैंने बिना देख के MOA बोल दिया। ठीक है, तो ऐसे एडवर्स इफेक्ट हो गया, उसके जितने भी इफेक्ट्स हो गए, थेरेपेटिक इफेक्ट हो गया, कॉन्ट्राइंडिकेशन, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये एक एक बार खुद से ही पूछना। कोई भी क्वेश्चन पढ़ने के बाद, एवरी ड्रग्स पढ़ने के बाद खुद से ही ये 6-7 सवाल आपसे पूछने हैं खुद को ही कि मैं ये कर सकता हूँ कि नहीं। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपके एग्ज़ाम टाइम पे अच्छे से वो क्वेश्चन आपको याद रहेगा। और एक्टिव रिकॉल के कारण क्या होता है, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में भी सेव हो जाता है वो आंसर आपके। ठीक है, अब टॉपर प्रेजेंटेशन क्या रहती है। टॉपर प्रेजेंटेशन यही रहती है कि टॉपर्स क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हेडिंग्स का यूज करते हैं एंड टेबल्स बना के, फ्लो चार्ट बना के, वो नोट पॉइंट्स का यूज करके वो आंसर को रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे उनके जो आंसर होते हैं वो एकदम इन्हेंस हो जाते हैं, जिससे उनके मार्क्स भी काफ़ी अच्छे खासे आ जाते हैं। तो इसी के साथ हमारा जो फार्मेकोलॉजी का स्ट्रेटजी प्लान था वो होता है ख़त्म।
एंड इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको जितने भी फार्माकोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो सब बताऊंगा, एवरी यूनिट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, धन्यवाद।